Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with economics for class 9th, chapter number 2, that is people as resource. This chapter is based on the chapter of previous class in geography. 8th standard में जो हमने geography पढ़ी थी, chapter number 6, it was population. उसी के बेसिस पर थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये वाला चैप्टर, जहाँ पर हमने देखा था कि रिसोर्सेज 3 प्रकार के हैं. फर्स्ट वन वाज नेचुरल रिसोर्स, then man-made resource and the last one was human resource. तो जो ह्यूमन रिसोर्स की हम वहाँ बात कर रहे थे कि जब ह्यूमन खुद एक रिसोर्स की तरह एक्ट करता है, वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. अब हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है वो उस कंट्री के लिए एसेट बन सकती है, ना कि लाइबिलिटी. सबसे पहले समझेंगे कि एसेट और लाइबिलिटी का मतलब क्या है. एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, और वो साथ में एक रिटर्न को लाने में मदद करेगा, है ना. जैसे कि किसी भी कंपनी के पास अगर एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें ये फैक्ट्री बना ले रहे हैं, तो ये फैक्ट्री ओनर की खुद की है ना, और साथ में ये फैक्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होगा वो इस ओनर को प्रॉफिट अर्न करने में मदद करेगा, ठीक है. अब इस बिल्डिंग को, इस फैक्ट्री को हम कहेंगे एसेट, ठीक है. मतलब ये मालिक की खुद की है और साथ में इस पर कुछ रिटर्न भी उसको हमेशा मिलता रहेगा कई सालों तक, किसी एक साल तक नहीं, ठीक है. लेकिन वहीं पर अगर हम मान लेते हैं कि इसी फैक्ट्री ओनर ने किसी से लोन लिया है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस ओनर ने किसी से 50 लाख का लोन लिया है, तो ये जो 50 लाख है ये इसके खुद के तो है नहीं, तो इसको लौटाने पड़ेंगे, है ना, और साथ में इस पर इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. मतलब एक तरीके से जो डेप्ट है ना, या जो कर्जा है वो हो जाती है आपकी लाइबिलिटी, ठीक. अब ये तो हमने रिसोर्सेज के मामले में देखी, लेकिन जब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की या पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन एसेट और लाइबिलिटी कैसे बन सकता है. पॉपुलेशन जब, या जो भी लोग हैं, पीपल जो हैं, जब ये एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, ठीक है, जब ये एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, या फिर जब ये कुछ ऐसा प्रोडक्शन करेंगे या कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे रिटर्न मिल रहा है. रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा, ज़्यादा इनकम के फॉर्म में, या फिर सोसाइटी को कुछ बेनिफिट होगा इनसे. तो इस रिटर्न को जब दे पा रहे हैं ह्यूमंस अपनी किसी एबिलिटी के कारण, अपने नॉलेज के कारण, तो हम उसको कहेंगे कि ये ह्यूमन एसेट की तरह काम करता है. लेकिन वहीं पर अगर कोई ह्यूमन बीइंग है जो कुछ प्रोड्यूस तो नहीं कर पा रहा है ना, कुछ ऐड तो नहीं कर पा रहा इनकम में या सोसाइटी में, बट उसके खर्चे अलग से लग रहे हैं, तो वो काम करेगा लाइबिलिटी की तरह, ठीक है. अब थोड़ा सा और ईजी एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि जैसे मान लो एक पर्सन, सोसाइटी का एक हिस्सा, 2 हिस्से करते हैं हम, मान लो सोसाइटी के एक हिस्से में जहाँ पर लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, काम करना चाहते हैं, मतलब विल है उनकी काम करने की, तो उन्होंने स्किल्स ले ली, ट्रेनिंग ली, है ना, एबिलिटीज़ को गेन किया और जाके वो काम करने लगे. अब ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी इनकम सिर्फ इनकी फैमिली के काम नहीं आएगी, ये इनकी इनकम जो है वो नेशनल इनकम में भी, पूरी कंट्री की इनकम में भी जुड़ेगी और नेशन जो है वो डेवलप करेगा. लेकिन वहीं पर जो दूसरा हिस्सा है, पार्ट बी, यहाँ के लोग पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, ये किसी भी प्रकार की स्किल्स को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही इनकी विल है काम करने की, लेकिन ये खाना तो खाएंगे, एग्जिस्ट तो करेंगे, तो इनका जो खर्चा लग रहा है वो सरकार को देना पड़ेगा. तो ये लोग एज लाइबिलिटी एक्ट करेंगे. और ये जो ग्रुप ए है जो काम कर रहा है, स्किल्स को गेन कर रहा है, एफिशिएंट हो रहा है, प्रोडक्टिव हो रहा है, ये एसेट की तरह काम करेगा, ठीक है. तो इस तरीके से हम कहते हैं कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एसेट भी हो सकती है और लाइबिलिटी. अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो कराना है, अगर हमें कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए, तो कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसेट बने, ना कि लाइबिलिटी. अब सवाल ये है कि कैसे बनेंगे एसेट. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करके, है ना. ह्यूमन कैपिटल मेजरली जब हम इकोनॉमिक्स में कैपिटल देखते हैं तो हम बात करते हैं मनी की, वो मनी जो इन्वेस्ट होने वाला है ना. लेकिन जब हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं तो हम ह्यूमन को रिसोर्स की तरह यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल मतलब जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा किसी व्यक्ति के अंदर इन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग या मेडिकल केयर, ठीक है. और भी फॉर्म्स होते हैं इन्वेस्टमेंट करने की ह्यूमन कैपिटल में, लेकिन मेजर यही 3 है. जब हम उसकी पढ़ाई पे खर्चा करेंगे, है ना, जब हम उसको स्किल्स दिलाएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे उसके, है ना, एफिशिएंट बनाएंगे उसको, और मेडिकल केयर. मेडिकल केयर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट कर रहा है ना. कोई भी पर्सन अगर हेल्दी नहीं होगा, कोई भी पर्सन अगर फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी नहीं है, तो डेफिनेटली ही और शी कैन नॉट बी दैट मच प्रोडक्टिव, ठीक है.
तो स्किल्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नॉलेज के फॉर्म में हो रहा है, प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में हो रहा है और एबिलिटीज़ के फॉर्म में हो रहा है। पीपल एज रिसोर्स रेफर टू द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, है ना। जब हम किसी भी कंट्री में पीपल को रिसोर्स कह रहे हैं तो हम एग्जैक्टली कौन से पीपल को, कौन से लोगों को सोसाइटी में रिसोर्स कह पा रहे हैं, वो जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब वो लोग जो काम कर पा रहे हैं, है ना। अब वर्किंग पॉपुलेशन इन जनरल हम किसको कहते हैं, 15 ईयर्स की एज से लेकर 59 ईयर्स के एज तक के लोगों को, ठीक है। क्यों 59? क्योंकि 60 को हम मानते हैं कि भाई हाँ अब ये एज किस चीज़ की है, रिटायरमेंट की है, राइट। और 15 ईयर्स से हम मानने लग जाते हैं कि हाँ एक पर्सन जो है वो इतना छोटा नहीं है कि वो किसी भी प्रकार का काम ना कर सके, ठीक है। इसलिए अगर आप चाइल्ड लेबर के बारे में देखेंगे तो वो 14 ईयर्स तक ही चलता है ना। So it refer to the working population of a country, their ability to contribute to the creation of gross national product, ठीक है। अब यहाँ पर आप GDP देखेंगे, GNP देखेंगे, नेशनल इनकम देखेंगे, तो ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो बहुत सिंपल है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसमें। इतना समझिए कि जो नेशनल इनकम है ये क्या है, ये पूरी कंट्री की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कंट्री में रहकर जितने भी लोग पैसा अर्न कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो जॉब से करते हों, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से कर रहे हों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कर रहे हों, या किसी भी प्रकार से अर्न कर रहे हैं, मतलब फेयर मेन से, है ना, सही तरीके से जो पैसा अर्न कर रहे हैं, उन सब की इनकम को मिला के हम कहते हैं नेशनल इनकम। अब ये जो GDP है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP जो है यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये नेशनल इनकम को ही अलग अलग तरीके से मेजर करने के तरीके हैं, है ना। जब हम GDP की बात करते हैं मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी ही टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर, ठीक है, वो कितना है ना, मतलब उसकी जो इनकम है वो कितनी अर्न हो रही है। अब इस हो सकता है ना कि हमारी टेरिटरी के अंदर कोई फॉरेन कंपनी आके पैसा कमा रही हो, ठीक है, या हो सकता है कि कोई फॉरेन का व्यक्ति यहाँ पे आके जॉब कर रहा हो, पर वो क्योंकि इंडिया की बॉर्डर के अंदर कर रहा है तो हम इसको GDP में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हमारी बॉर्डर्स के अंदर हो रहा है। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं GNP की, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब कि यहाँ पर हमारी कंट्री में जितने भी फॉरेन लोग पैसा कमा रहे हैं उनको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे नेशनल्स नहीं है, हमारे सिटीजन्स नहीं है। और दूसरी कंट्री में जहाँ हमारे इंडियंस कमा रहे हैं और यहाँ भेज रहे हैं, भले वो हमारी बॉर्डर के अंदर बैठ के नहीं कमा रहे, लेकिन इंडिया के सिटीजन कमा रहे, तब हम वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे GNP, ठीक है। तो GDP और GNP आपको 10th स्टैंडर्ड में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए जो हमने बेसिक आइडिया समझा उतना इनफ है, ठीक है। तो जब रिसोर्स बन जाता है व्यक्ति, पीपल जो है जब रिसोर्स बन जाता है तो अपनी कंट्री की नेशनल इनकम को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट कर पाता है, ठीक है। इंक्रीज पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू ह्यूमन रिसोर्स बाय इन्वेस्टिंग देयर एजुकेशन एंड हेल्थ। जब हम एजुकेशन और हेल्थ में खर्चा करेंगे तो हम बनाएंगे ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इसलिए लिखा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ह्यूमन कैपिटल बाय नेचर नहीं दे रहा है हमको, हमको उसको फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप एक ह्यूमन है तो आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, आपको कैपेबिलिटीज़ अर्न करनी पड़ेंगी, है ना, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि पॉसिबिलिटी है कि बन सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि बाय नेचर हमको नहीं मिला है तो हम नहीं कर सकते। चलो, इंक्रीज पॉपुलेशन जहाँ पर एक प्रॉब्लम की तरह देखी जाती है ना, वहाँ पर ही चांस है कि इस प्रॉब्लम से हम सोल्यूशन निकाल लें और इनको बना दें एसेट, ठीक है। मतलब कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो एसेट बन जाए तब तो ठीक है, ग्रोथ होगी। लेकिन अगर यही इंक्रीज पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग लाइबिलिटीज़ बनने लग जाए, काम ना करना चाहें, ठीक है, तब हम कहेंगे कि नेशन जो है उसका डाउनफॉल जो है वो चालू हो गया, या जो इकोनॉमिक डिप्रेशंस जैसी सिचुएशन आती है ना, मतलब इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से डूबने लगती है, इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो जाएंगी, राइट। इन्हीं से बचने के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो रिटर्न कैसे मिलेगा, रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म्स ऑफ हायर इनकम्स, हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर नेशनल इकोनॉमी। हायर इनकम तो सब समझ ही गए कि मतलब अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इनकम्स बढ़ेंगी। इनकम सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी फैमिली की भी, और अल्टीमेटली इनकम बढ़ेगी नेशन की, ठीक है। हाइयर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब किसी भी काम को आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने के लायक बन जाते हो,
है ना। प्रोडक्टिव हो आप, ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन बैठे हो और आप एक ही काम को ख़त्म कर पाए। प्रोडक्टिव होने का मतलब ये है कि कम समय में ज़्यादा काम और अच्छा काम कौन कर पा रहा है, राइट। एंड बेटर नेशनल इकोनॉमी, अब ये दोनों चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली कि नेशन की इकोनॉमी जो है वो बेटर हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास दो है, ठीक है। मतलब अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना चाहें तो हमें दो ये सबसे बड़े एग्जाम्पल बताते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन और आईटी रेवोल्यूशन। आईटी रेवोल्यूशन देखो, सबसे पहले हमारे इंडिया का जो टर्शरी सेक्टर है ना, यानी जो सर्विसेज सेक्टर है, उसमें आईटी जो है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, क्योंकि इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारी कंट्री से एफिशिएंट बन के बाहर निकलते हैं और फिर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो आईटी सेक्टर इंडिया का स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आईटी रेवोल्यूशन आया। किसी ने तो सोचा होगा ना कि भाई लोगों को कुछ ऐसी स्किल्स और एबिलिटी सिखाओ कि ये आईटी के सेक्टर में अच्छा काम कर पाए, ठीक है। अब आईटी के सेक्टर में हमने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, है ना। लोगों ने और ज़्यादा रिसर्च किया, नए नए सॉफ्टवेयर बनाए, प्रोग्राम्स डेवलप किए और यहाँ पर ग्रोथ दिखी। अब आईटी सेक्टर में जब व्यक्ति जा रहा है तो कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा, कुछ मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहा, लेकिन वो क्या कर पा रहा है? वो डेवलप कर रहा है सर्विसेज को, ठीक है। तो आईटी रेवोल्यूशन ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसका? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। सारा काम दिमाग से करना है इनको। और एक और एग्जाम्पल हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? अराउंड 1966 के आसपास इंडिया में पंजाब और हरियाणा रीजन में क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये कौन लेकर आया? ये लेकर आए MS स्वामीनाथन, जो कि इंडिया के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। किसकी मदद से लाए? नॉर्मन बोरलॉग की मदद से। ये USA के एक साइंटिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन्होंने कलेक्टिव रिसर्च करी। उन्होंने ये देखा कि अगर हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो लिमिटेड है और हमें इस पर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, अब ज़मीन तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि लैंड लिमिटेड है, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? इन्होंने दूसरे तरीके निकाले। कौन से तरीके थे? पहला था HYV सीड्स, दूसरा था केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, है ना। फिर बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़। इन सब चीज़ों से क्या हुआ? पंजाब और हरियाणा के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, जब उन्होंने इसको अप्लाई करके देखा तो वाकई उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन बढ़ा कैसे? लिमिटेड एरिया में हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि किसी ह्यूमन रिसोर्स ने हमको समझाया कि भाई कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लोगों ने उसको अप्लाई किया तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। हालांकि इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी बाद में देखने को मिले, जो कि हम ऑलरेडी द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं कि HYV सीड से क्या नुकसान था। ज़्यादा इरीगेशन के कारण वाटर लेवल जो है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी नीचे चला गया था, और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से भी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो, राइट। सो दीज आर दी टू एग्जाम्पल्स। देन ह्यूमन कैपिटल जो है उसको हम सुपीरियर मानते हैं फिजिकल कैपिटल से, यानी किसी भी प्रकार के लैंड और कैपिटल और बिल्डिंग और रॉ मटेरियल्स, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा सुपीरियर होता है ह्यूमन कैपिटल। क्यों है ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर? सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको एक बड़ा सा लैंड एरिया दे रही हूँ, ठीक है, और साथ में मैं आपको दे रही हूँ कैपिटल यानी कि मनी, ठीक है, 2 करोड़ रुपए भी मैंने तुमको इसके साथ दे दिए, ठीक है। अब आपको इस एरिया पे क्या करना है? कुछ बिजनेस करके या किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करके आपको मुझे रिटर्न प्रोवाइड कराना है, प्रॉफिट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो अब आपके पास लैंड भी है, अब आपके पास कैपिटल भी है, लेकिन आपके अंदर स्किल नहीं है। आपको नहीं पता कि कैसे बिजनेस करेंगे, आपको नहीं पता कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे जो प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो आप क्या करोगे? ना तो आप इस लैंड का अच्छा यूज़ कर पाओगे और ना ही इस कैपिटल का, राइट। इसीलिए ज़रूरी है कि भाई लैंड और कैपिटल ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमन को कैपिटल बनाया जाए, है ना। ह्यूमन को स्किल सिखाई जाए, उसको कैपेबिलिटीज़ सिखाई जाए, राइट। क्योंकि अगर मान लो कि मेरे पास, मैं एक रिसोर्स की तरह एक्ट कर रही हूँ, है ना, बट मेरे पास इसके अलावा दूसरे रिसोर्सेज नहीं है, ना कैपिटल है और ना ही लैंड है, बट मेरे अंदर स्किल तो है ना, तो मैं कहीं से भी कुछ भी दिमाग लगा के क्या करूँगी? कोशिश करूँगी कि मेरे पास लैंड और कैपिटल जो है वो मिल जाए, ठीक है। जहाँ से भी मैं इसको अरेंज करूँगी, फिर मैं इस पर अच्छे से अच्छा काम करूँगी और रिटर्न प्रोवाइड करके
प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। बात समझ में आई? तो ह्यूमन का कैपिटल बनना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल कैपिटल, है ना। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ ह्यूमन रिसोर्स या कैपिटल इज़ इनकेपेबल, अगर ह्यूमन ही इनकेपेबल है तो फिर फिजिकल कैपिटल को अपने आप अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता, है ना। अब ज़मीन है और कैपिटल है, ये अपने आप तो थोड़ी ना काम करने लग जाएंगे, काम तो अल्टीमेटली कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। तो ह्यूमन को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ह्यूमन कैपिटल बनते कैसे हैं? उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला एक केस स्टडी से, और ये केस स्टडी कहाँ की है? ये हमारी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की है। 2 बच्चे हैं, विलास एंड सकल, ठीक है। दे बिलोंग टू द सेम विलेज और लगभग एक ही एज के हैं ये लोग। अब किस तरीके से हमें बता रहे हैं कि फ्रॉम दी वेरी चाइल्डहुड दोनों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन एक जो है ये पॉवर्टी वाली साइकिल से बाहर निकल गया, दूसरा नहीं निकल पाया। तो आगे जाके फ्यूचर में इनकी कंडीशंस क्या थी ये हमको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। और उससे समझाया गया कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनेगा। विलास जो था, यानी ये जो व्यक्ति है, ये अनएजुकेटेड था, लेकिन सकल एजुकेटेड था। क्यों? क्योंकि सकल के पेरेंट्स ने उसको बचपन में फोर्स किया कि भाई तुमको स्कूल जाना है और तुमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और इसका पढ़ाई में मन भी लगता था। दूसरी तरफ यहाँ पर ना तो ये पढ़ाई पूरी कर पाता है विलास, और ना ही ये आगे हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जा पाता है। तो विलास अनएजुकेटेड था, सकल एजुकेटेड था, ठीक है। विलास की मदर जो थी, इसके फादर को कुछ प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, तो इसकी मदर जो थी शी यूज़ टू सेल फिशेस, ठीक है। तो इनके पास इनकम ज़्यादा नहीं थी, तो ये अपने बच्चे विलास को क्या नहीं कर पाए? बाहर किसी भी स्किल को गेन करने के लिए नहीं भेज पाए, पढ़ने के लिए नहीं भेज पाए, ठीक है। लेकिन यहीं पर जो सकल था, जब ये हायर स्टडीज़ करता है तो स्किल्स को गेन करता है, ठीक है। जब ये स्किल्स को गेन करता है, ट्रेनिंग लेता है, तो इसकी अच्छी जॉब लग जाती है ना। जॉब लग जाती है, इसको प्रमोशन भी मिल जाता है, ठीक। अब ये क्या हो गया? ये उस सर्कल से बाहर आ गया ना, पॉवर्टी वाले सर्कल से बाहर आ गया, ठीक है। इसकी इनकम बढ़ी तो इसकी फैमिली का भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें कि सकल के पेरेंट्स के पास इसको हॉस्पिटल ले जाने के पैसे थे, अगर ये बीमार पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के पैसे किसके पास थे? सकल के पेरेंट्स के पास। लेकिन वहीं पर विलास के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। इसको खुद को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, राइट। सो ये अनहेल्दी होता है, तो ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं हो पाता, ज़्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं हो पाता। वहीं पर सकल जो है, क्योंकि वो हेल्दी है तो वो प्रोडक्टिव है, वो अपना काम को अच्छे से कर पाएगा, राइट। और यहाँ पर जब इसकी मदर की भी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो विलास खुद से क्या काम करेगा? वही जो उसकी मदर कर रही थी, ठीक है। ये एक फिशेस को बेचने वाला व्यक्ति बनेगा, ठीक है। अब जब ये लोग दोनों को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं तो हमको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो सकल है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है ना, इसके ऊपर खर्चा किया गया। किस में खर्चा किया गया? इसकी पढ़ाई में खर्चा किया गया और इसकी हेल्थ पर खर्चा किया गया, ठीक है। जिसके कारण ये किसी स्किल को सीखने में केपेबल रहा और आगे जाके इसको काम भी मिल गया। वहीं पर अगर हम देखते हैं विलास को, तो इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, ना तो इसकी एजुकेशन पे हुआ, ना तो इसकी हेल्थ पे हुआ, और ना ही ये इतना केपेबल बन पाया कि ये बाहर जाके कुछ और काम करे और ये मीगर इनकम से बाहर निकले, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन में और हेल्थ में जो खर्चा होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट एक्चुअली एक्सपेंडिचर, इट इज़ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब हमारी एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा होगा तो वो हमको और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा बेटर बनाएगा, ह्यूमन रिसोर्स बना देगा, राइट। सो एजुकेशन और मेडिकल केयर के थ्रू क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स में, जिससे हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है फ्यूचर में। ये हमने देख ही लिया किस प्रकार का रिटर्न। इसका एक और एग्जाम्पल है हमारे पास जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। कारण क्या है? क्योंकि जापान एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, और ये ऐसी जगह पर लोकेटेड है, रिंग ऑफ फायर के आसपास लोकेटेड है, जहाँ पर क्या होता है कि हर साल वॉल्केनोस और सुनामी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अर्थक्वेक भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर समस्या ये है कि एक तो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ऊपर से ऐसे हज़ार्ड्स होने की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ऐसे में जापान ग्रो कैसे करता? जापान ने कैसे ग्रो किया? जापान ने सोचा कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज तो है नहीं, ऊपर से हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे डिज़ास्टर्स बार बार होते रहेंगे, तो सबसे अच्छा है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स पे क्या करो? इन्वेस्ट करो, है ना। ह्यूमन्स को इतना केपेबल बना लो कि ये हर प्रकार से काम करने के लिए केपेबल हो जाएंगे, ठीक है।
इसके कारण जापान आज हाईली डेवलप्ड है, ठीक है। जापान हमसे कई साल अहेड चल रहा है, आगे चल रहा है। क्यों? वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स के कारण। जब वहाँ के ह्यूमन्स एफिशिएंट हो गए तो उन्होंने बाकी रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, ठीक है, या मैन मेड रिसोर्सेज हों, या टेक्नोलॉजी हो, मशीन्स हो, सबको डेवलप करना उन्होंने सीख लिया, ठीक है। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड इट रिच एंड डेवलप्ड, ठीक है। आज हम देखते हैं तो हमें जापान सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। अब देखते हैं दूसरा एक टॉपिक हमारे पास आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें पता ही है कौन कौन सी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी लेवल पर हो रही है, मतलब कि जिसमें प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड एक्टिविटी को हम कहेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स को जो पाल रहे हैं और उनसे मिलने वाले रिसोर्सेज को बेच के घर चला रहे हैं। फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग। माइनिंग और क्वायरिंग में अंतर क्या है? माइनिंग मतलब खनन, यानी कि हम ज़मीन के अंदर से मिनरल्स या मेटल्स को निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और क्वायरिंग का मतलब क्या होता है कि जो सरफेस के ऊपर ही अवेलेबल हमारे पास पत्थर है, सॉइल है, मिट्टी है, सैंड है, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, उठा रहे हैं इसको और किसी प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइनिंग एंड क्वायरिंग। हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में आया तो हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी रॉ मटेरियल से जब हम फिनिश गुड बना रहे हैं तब हम उसको कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से जब हम पालमपुर के बारे में पढ़ रहे थे। देन टर्शरी। टर्शरी मीन्स अगेन सर्विसेज, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, इवन बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म या इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ें और नहीं है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ये भी क्या आएगा? टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा, राइट। अब समस्या ये है कि क्या मेन और वुमेन दोनों में इक्वली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, या दोनों इक्वली नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, हाँ या नहीं, देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक और पार्ट है, मतलब एक तरीके से और हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं। कैसे? मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ मतलब चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, अगर वो बाज़ार में बेचने के लिए हो रही है ना, प्रॉफिट के लिए हो रही है, ठीक है, जिसमें जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसको रेम्यूनरेशन या फिर प्रॉफिट, कुछ तो भी रिटर्न उसको मिलने वाला है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे मार्केट एक्टिविटी। लेकिन वहीं पर अगर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटी अपने खुद के कंजम्पशन के लिए हो रही है, मतलब बाज़ार में बेचना भी नहीं है और हमें प्रॉफिट भी नहीं कमाना, हम तो सिर्फ अपने यूज़ के लिए क्या कर रहे हैं, या अपने खाने के लिए किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, देन इट इज़ नोन एज नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक लेडी है जिसका नाम है ABC, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, ये चलाती हैं एक टिफ़िन सर्विस। ये क्या चलाती हैं? टिफ़िन सर्विस। टिफ़िन सर्विस चला रही है का मतलब क्या है कि ये टिफ़िन बनाकर जो भी लोग इनसे टिफ़िन लेते हैं उनको बेचेगी, तो उसके बदले में इसको मिलेगा पैसा, ठीक है। तो ये हमको रेम्यूनरेशन मिल रहा है ना, इनको पैसा मिल रहा है रिटर्न में, क्योंकि ये टिफ़िन सर्विस चला रही है, टिफ़िन देती है तो पैसे मिलते हैं, राइट। तो ये मार्केट एक्टिविटी में जाएगा। लेकिन यही लेडी जब ये अपने घर पे खाने के लिए 2 लोगों का खाना बनाती है, खुद का और अपने हस्बैंड का अगर खाना बना रही है, तो क्या इसके पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि ये किस लिए हो रहा है? सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रहा है। सो दिस विल कम अंडर नॉन मार्केट एक्टिविटी। काम एक ही है, देखा आपने, कुकिंग ही करना है ना अल्टीमेटली, लेकिन वही चीज़ जब प्रॉफिट के लिए करी जा रही है तो वो बन रही है मार्केट एक्टिविटी, लेकिन वही चीज़ जब अपने कंजम्पशन के लिए कही जा रही है तो वही एक्टिविटी बन जाएगी नॉन मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। यही चीज़ एग्रीकल्चर में होती है। आप बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर कर रहे हो बाज़ार में बेचने के लिए ग्रेन्स को या किसी भी चीज़ को, तो वो मार्केट एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं अपने छत पे टेरेस गार्डनिंग कर रही हूँ जिसमें अपने लिए मैं सारी सब्जियाँ ग्रो कर पा रही हूँ, तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटी आ जाएगी, राइट। अब डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है? लेबर का मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने लोग काम कर पा रहे हैं, राइट। कुछ रीजंस हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल या कल्चरल रीजन या सोसाइटल रीजन्स हैं, जिनके कारण डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो मेन और वुमेन में जो इक्वल होना चाहिए था वो अनइक्वल है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर अनइक्वल का साइन लगाया है।
कैसे अनइक्वल है? यूजुअली ये देखा गया कि भाई विमेन जो है वो काम कर रही हैं घर पर, ठीक है, हाउस होल्ड कोर्स को देख रही हैं वो, राइट। वहीं पर मेन जो है वो बाहर जाकर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्या करना है, पैसा अर्न करना है फॉर दी होल फैमिली, ठीक है। ये भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि ये जो हाउस होल्ड वर्क विमेन कर रही है इतने समय से, उसको नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि शी इज़ नॉट पेड फॉर इट। घर पर जो भी काम वो अपने लिए कर रही हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रही हैं, उसके लिए उनको किसी भी प्रकार से पे नहीं किया जा रहा है। अब पे नहीं किया जा रहा है तो उसको नॉन मार्केट एक्टिविटी में गिन लेंगे, और नॉन मार्केट एक्टिविटी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, है ना। लेकिन यही काम जब वुमेन मार्केट, लेबर मार्केट में इंटर होके करेगी, है ना, जैसे कि हमने देखा कि अगर अपने लिए खाना बना रही है तो शी विल नॉट बी पेड। लेकिन वहीं पर जब ये मार्केट को, लेबर मार्केट को एंटर कर गई, इन्होंने टिफ़िन सर्विस चालू कर ली, ठीक है, तो इनको नेशनल इनकम में गिना जाएगा। बात समझ आ रही है? मोस्टली जो जॉब्स होती हैं उनमें जॉब सिक्योरिटी की कमी है। जॉब सिक्योरिटी मतलब कि उनको ये नहीं पता कि उनको कब जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर आज मैं जॉब करने जा रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे ऐसे कैसे कभी भी नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, या वर्किंग कंडीशंस को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, तो मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। एंड एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। ये बेसिक फैसिलिटीज़ कौन सी हैं? वेमेन को वर्क प्लेस पर कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेन को भी पड़ती है, लेकिन स्पेसिफिकली वेमेन को, जैसे कि मैटरनिटी लीव होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन के लिए कुछ सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए, है ना, और साथ में क्रैश वगैरह होने चाहिए। क्रैश क्या होता है? जो न्यू मदर्स होती हैं उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनके लिए एक तरीके से एक बेबी सिटिंग वाला एरिया होना चाहिए, राइट। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ बहुत सारी जॉब्स में नहीं होती हैं, जिसके कारण विमेन जो है अगर वो जॉब करती भी है तो सिक्योरिटी नहीं है ना, कभी भी वो जॉब को छोड़ सकती है। देन इट इज़ ऑल्सो बीइंग सीन कि इन सम सेक्टर्स सेम काम के लिए मेन को ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और वेमेन को कम पैसा मिलेगा। मतलब कि वेमेन जो लेबर कर रही है उसकी वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू मैन, इवन फॉर दी सेम वर्क, ठीक है। हालांकि अगर वेमेन जो है ये भी उतनी ही स्किल्स और एजुकेशन को, नॉलेज को गेन करके बड़े लेवल पर जाती हैं तो इनको जो हायर जॉब पोजीशंस हैं वहाँ जाने से भी नहीं रोका जाता, ठीक है। मतलब अगर हम हिस्टोरिकल और कल्चरल रीज़न की बात कर रहे हैं तो इसमें भी दो प्रकार से ये काम हो रहा है, ठीक है। सम वुमेन विथ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर हैविंग हाई पेइंग जॉब्स। हाई पेइंग जॉब्स पर भी विमेन जो है वो पहुंच चुकी है, ठीक है। तो वहाँ पर इनके साथ ऐसा नहीं होगा, फिर वहाँ पर जितना मेन को मिल रहा है उतना ही वेमेन को भी मिलेगा, एंड इवन जॉब सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो मोर, और बेसिक फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की क्वालिटी का क्या मतलब है कि जो जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आखिर हैं कैसे, है ना। मतलब कि ये प्रोडक्टिव हैं या अनप्रोडक्टिव हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, केपेबल हैं या इनकेपेबल हैं, इसको हम कहेंगे कि पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब, सबसे पहले समझो लिटरेसी का मतलब क्या होता है। लिटरेसी का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति लिख सकता है और पढ़ सकता है, रीड एंड राइट, अगर ये दो काम कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और लिख सकता है तो हम उसको कहेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, लिटरेट है, ठीक है। लेकिन लिटरेट और एजुकेटेड में डिफरेंस है। एजुकेटेड का मतलब क्या है कि भाई आप प्रॉपर स्कूल गए हो, कॉलेजेस गए हो, है ना, आपने प्रॉपर कोर्सेज के लिए ऑप्ट किया है, तब आप एजुकेटेड कहलाओगे। लेकिन वहीं पर अगर आप सिर्फ लिख और पढ़ सकते हो तो आप कहलाओगे लिटरेट, ठीक है। स्टिल जहाँ की, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा लिटरेट होती है ना, या जिस जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और वहाँ की पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो भी बेटर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें केरला का एग्जांपल, केरला में 100% लिटरेसी है, मतलब हर व्यक्ति केरला का पढ़ और लिख सकता है, तो डेफिनेटली एजुकेशन में जाने के चांसेस भी लोगों के ज़्यादा हैं, ठीक है, अवेयर होने के चांसेस भी लोगों के ज़्यादा हैं, है ना। हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी भी व्यक्ति की हेल्थ
कैसी है, मतलब अगर लोगों की हेल्थ पता कैसे चल रही है हमको, लोगों की हेल्थ पता चल रही है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। एक क्राइटेरिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और भी क्राइटेरियाज होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति की हेल्थ को, करंट हेल्थ को आप देखकर एक्सपेक्ट कितना करते हैं कि भाई ये कितना जिएगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति की प्रेजेंट सिचुएशन 15 साल की एज में अगर हम देखते हैं कि बच्चा एकदम फिट है ना, फिजिकली एक्टिव है, तो मतलब क्या है इसका कि हो सकता है वो आराम से 60-70 साल तक जी ले। लेकिन अगर 15 ईयर्स का ही कोई बच्चा है जिसको बहुत कोई डिजीज़ेज़ हैं, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम है, हो सकता है कि 40-50 तक ही जी पाए, राइट। सो दिस इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पर हम एक एक व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं निकालते हैं, ये सर्वे वगैरह होते हैं जिसमें देखा जाता है कि कितने लोग डिजीज़ेज़ या हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं और फिर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी। एंड स्किल फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक तो लिटरेसी रेट होना चाहिए, दूसरा हेल्थ होनी चाहिए प्रॉपर, और तीसरा स्किल फॉर्मेशन। स्किल फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन के थ्रू ही हो, ठीक है। अब एक व्यक्ति है, मान लो शकल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, चलो पिछली केस स्टडी से, सॉरी विलास का। अब विलास स्कूल नहीं जा पाया, पढ़ नहीं पाया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसकी हेल्थ अच्छी होती, ठीक है, अब हम उसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, मान लो कि वो 20 साल का या 25 साल का हो गया, तो उसको आप आसानी से कोई 2-3 महीने की ट्रेनिंग दो, काम सिखाओ, स्किल सिखाओ और उसको जॉब दे दो। तो ज़रूरी नहीं है कि स्किल का लेना देना एजुकेशन से ही हो, है ना। 2 प्रकार की स्किल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक भाई जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हायर लेवल की स्किल्स, और दूसरी स्किल्स मतलब कि हाँ, बिना एजुकेशन के भी अगर व्यक्ति ने स्किल सीख लिए तो वो आराम से काम कर सकता है, अर्न कर सकता है, राइट। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट फॉर द कंट्री। अब इतना हमने एसेट और लाइबिलिटी समझ लिया, तो ये लाइन तो अंडरस्टूड है कि भाई अगर पॉपुलेशन हेल्दी है और लिटरेट है तो वो एसेट बनेगी कंट्री के लिए, बिकॉज इट डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। इनके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन, वो लाइबिलिटी बनते जाएंगे, ठीक है। देन अब देखते हैं हम एजुकेशन से कैसे काम बन रहा है। एनहेंसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। पढ़े लिखे लोग गवर्नेंस में भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, नेशनल इनकम को भी इंक्रीज़ करेंगे, और कल्चरल रिचनेस मतलब उनको पता है कि उनके कल्चर में क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत। पढ़े लिखे हैं तो गलत चीज़ों को अपोज करेंगे। इट ऑल्सो सर्व्स द सोसाइटी। यूनिवर्सल एक्सेस, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है, इवन हर कंट्री की गवर्नमेंट यही चाहती है कि भाई एजुकेशन जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, है ना, मतलब सारे लोग उसको एक्सेस कर पाए, पहुँच पाएँ। रिटेंशन मतलब कि क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे, और एलिमेंट्री एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो लोगों को लिटरेट बना दे रही है, पढ़ना लिखना सिखा दे रही है एटलीस्ट, है ना। और यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है, गर्ल्स पर। क्यों? क्योंकि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, है ना। आधी पॉपुलेशन अगर पीछे रहेगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसका एक बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या लिया, सर्व शिक्षा अभियान। इसमें इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई कंपलसरीली 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, ठीक है। एज ध्यान रखें, ये MCQ में पूछा जा सकता है, 6 to 14 ईयर्स। टाइम बाउंड इनिशिएटिव था, मतलब कि एक लिमिटेड समय के लिए चलाया गया था कि इतने समय में रिजल्ट दिखने चाहिए। ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी मदद से, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की मदद से, और साथ में इसमें कम्युनिटीज़ को भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। कैसे करते हैं कम्युनिटीज़ को इंक्लूड? अगर आपने टीवी में एड्स देखी हों तो उसमें दिखाते हैं कि कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं, हो सकता है कि वो हेयर ऑयल्स की कंपनी हो या सैनिटरी पैड्स की कंपनी हो, जो क्या बताती हैं कि अगर आप हमसे सामान खरीदते हैं तो हम अपनी कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है उसका लगभग 4% या 5% क्या कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की पढ़ाई में लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन इन्वॉल्व हो गया, कम्युनिटी। गवर्नमेंट्स तो इन्वॉल्व है ही सही, साथ में कम्युनिटीज़ भी इन्वॉल्व है। फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ हम पूरे यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी पूरी कंट्री की, कि एटलीस्ट हर व्यक्ति कंट्री में लिटरेट तो रहे, एलिमेंट्री एजुकेशन तो उसको मिलनी चाहिए। ब्रिज कोर्सेज चलाए जाते हैं। ब्रिज कोर्सेज का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति पढ़ाई कर चुका था, अब हमको उसको नौकरी देनी है, लेकिन बीच में किसी वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हुई या नहीं कर पाए, तो हम कुछ ऐसे कोर्सेज चलाते हैं जो सब कुछ डिटेल में ना पढ़ाते हुए ज़रूरी चीज़ें पढ़ा के व्यक्ति को कमाने लायक बना सकते हैं। एंड बैक टू स्कूल कैंप्स। बैक टू स्कूल कैंप्स क्यों चला रहे हैं, क्योंकि स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, है ना। फीमेल चाइल्ड जो है
उनका क्या होता है, स्कूल से ड्रॉप आउट आफ्टर अ सर्टेन एज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर या कॉमन सैनिटरी फैसिलिटीज़ के कारण, ठीक है, या सेफ्टी इश्यूज़ के कारण, है ना। तो बैक टू स्कूल कैंप्स भी यहाँ पर चलाए गए टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया, मिड डे मील। मिड डे मील का मतलब क्या है कि जो बच्चे, जैसे आपके स्कूल में आप जाते हैं तो लंच होता है, वैसे ही जो गवर्नमेंट स्कूल्स चलाए गए उनमें जब लंच होता है तो स्कूल खुद खिलाता है खाना। मील जो है वो कौन देगा, मिड डे मतलब दोपहर का जो खाना है वो कौन देने वाला है, वो देने वाली है गवर्नमेंट। कैसे, स्कूल्स के थ्रू, ठीक है। ये क्यों चलाई गई, क्योंकि एक समय पर क्या हुआ कि बच्चे जो हैं पुअर स्टूडेंट्स या जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है टिफ़िन के लिए, तो वो क्या करते थे, स्कूल आते थे, आधा स्कूल अटेंड करते थे, लंच में घर चले जाते थे, उसके बाद वाले जो क्लासेस हैं उनको अटेंड ही नहीं करते थे, आते ही नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा कि देखो इससे एक ये हो सकता है कि अगर हम मिड डे मील चला रहे तो बच्चे स्कूल में ही रहेंगे, बाहर जाएंगे ही नहीं। और दूसरी चीज़, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, मतलब पहले पेट भरेगा तब तो काम होगा ना, ठीक है। तो वो पेरेंट्स के लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा कि अगर हमारे बच्चे को एक न्यूट्रिशियस मील स्कूल में मिल रहा है तो हम उसको स्कूल ही भेज देते हैं, ठीक है। तो कम से कम खाने के लालच में अगर वो स्कूल आ रहा है तो पढ़ाई भी तो करेगा, गेटिंग। इसलिए चलाया गया था मिड डे मील टू एनकरेज अटेंडेंस एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। फोकस इज़ ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। एक और कोशिश की गई गवर्नमेंट के थ्रू कि क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन चालू करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि आपको स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर बैठ के भी आप यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू पढ़ सकते हैं। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस, हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरिया। स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में भी क्या क्या किया गया, उनको एनकरेज किया गया और उनके लिए प्रोग्राम्स चलाए गए। एनरोलमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, इन दोनों पर ध्यान देना था। अभी तक हमने सब कुछ बच्चों के बारे में पढ़ा, टीचर्स के बारे में देखेंगे कि भाई टीचर्स का भी तो रिक्रूटमेंट ज़रूरी है। अगर पढ़ाने वाला ही नहीं आएगा तो पढ़ने वाला एफिशिएंट हो पाएगा क्या, नहीं। तो टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए गए, ठीक है, वर्कशॉप्स चलाई जाती हैं और साथ में इनके रिक्रूटमेंट्स पर भी ध्यान दिया जाता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट way through which we can invest in the population, that is health. The health of a person helps him to realize his or her potential and ability to fight illness. health का मतलब क्या है कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है या किसी भी प्रकार के डिजीजेस से अगर आपकी बॉडी आपको बचा ले रही है, मतलब कि आप हेल्दी हैं, आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी है, राइट। एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, अब इसमें कहाँ कहाँ ध्यान देना पड़ा हमें कि सारे लोग एक्सेस तो कर पाएँ हेल्थ केयर को, इतनी महंगी ना हो हेल्थ केयर कि लोग हॉस्पिटल्स ही ना जा पाएँ या दवाइयाँ ही ना खरीद पाएँ। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स पर ध्यान दिया गया एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। न्यूट्रिशनल सर्विस किसके लिए, अंडर प्रिविलेज सेगमेंट। अब ये अंडर प्रिविलेज सेगमेंट में पुअर भी आ रहे हैं और साथ में विमेन भी इंक्लूड हो रही है, ठीक है। इन पर भी क्या दिया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोज़गारी, ठीक है। रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, क्या हम उस व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड कहते हैं जिसके पास काम नहीं है, हाँ, लेकिन उसके साथ 2 क्राइटेरिया और है। काम नहीं है तो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा ही, बट कैसे, पहली बात तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए काम करने की, दूसरी चीज़ उसमें विल होनी चाहिए काम करने की। फिर भी ये दोनों चीज़ें होने के बाद भी अगर वो उसको काम नहीं मिल रहा है तब वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास एबिलिटी तो है, काम कर सकता है, लेकिन उसके पास काम करने की इच्छा नहीं है, तब आप नहीं कहोगे कि इसको नौकरी नहीं मिल रही, यार उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की तो नौकरी क्यों ढूंढेगा वो, तो इसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। सेम, किसी व्यक्ति के पास इच्छा तो है लेकिन एबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो उसको एबिलिटीज़ पहले अर्न करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे कि मान लो अगर एक 25 साल का व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास एबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, मान लो इसके पास एबिलिटी नहीं है और इसको काम करने की इच्छा भी नहीं है, तो आप नहीं कहोगे कि ये अनएम्प्लॉयड है,
क्योंकि उसकी एबिलिटीज़ भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है काम करने की। वहीं पर अगर एक 3 साल का बच्चा है, अब उसकी एबिलिटीज़ या इच्छा देखोगे क्या? नहीं देखोगे, है ना। 3 साल का बच्चा अगर जॉब नहीं कर रहा है तो उसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे क्या? हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी विल और एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट सीधा सा मतलब ये है कि किसी के पास एबिलिटीज़ हैं, इच्छा भी है काम करने की, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। वर्कफोर्स पॉपुलेशन या जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो होती कितनी है? 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट इसके ही बीच में देखते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग टाइप की है और अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कि रूरल एरियाज़, यानी कि अगर हम ग्रामीण इलाकों में देखते हैं तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे देखने को मिलती है? या तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी या तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर सीज़न में काम नहीं मिलेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम करता ही नहीं है, करता है, लेकिन कुछ सीजन्स में ही काम कर पाता है, बाकी सीजन्स में उसको काम नहीं मिलता, है ना। तो वो उतने सीज़न के लिए क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयड। जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में, रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं हम। एग्रीकल्चर एरिया में कैसे? क्रॉप के सोइंग के समय, मतलब बीज डालते समय और हार्वेस्ट करते समय सबसे ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो बीच वाला समय होता है जब क्रॉप अपने आप ग्रो कर रही है, थोड़ी बहुत देख रेख की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली कि जितने लोग सोइंग और हार्वेस्टिंग के समय लगते हैं उतने तो नहीं लगेंगे, तो इनके पास उतने समय के लिए जॉब नहीं रहेगी। दैट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखें इसको। डिस्गाइज का मतलब होता है किसी और फॉर्म में, किसी और वेश में आना, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो कि एक खेत है, इस खेत को आराम से 10 लोग मिलके इस पर कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 10 लोग आराम से काम करेंगे तो ये इस फील्ड पे काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब 10 की जगह मान लो सेम फील्ड पर 15 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो 5 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या इनकी ज़रूरत है? नहीं है, लेकिन कहने को इनके पास जॉब है, बट क्या ये एफिशिएंट है? नहीं है। अगर यही 5 लोग जाके किसी दूसरी जगह काम करते तो यहाँ का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना तो होता, ठीक है। प्रॉफिट भी कम लोगों में बंटता और इनकी इनकम भी बढ़ती, और साथ में ये कहीं और कमाते तो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती, ठीक है। लेकिन वहीं पर एक छोटी सी जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन वाकई में इन रियलिटी दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब उनको लग रहा है कि उनके पास जॉब है, लेकिन असल में उनके पास जॉब नहीं है, राइट। तो ये होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड। मान लो कि ये एक दुकान है, ठीक है। अब इस दुकान पे 2 लोग मिलके काम करते हैं, ठीक। अब ये 2 लोग जो हैं ये पर्याप्त इसको अच्छे से चला पा रहे हैं, बढ़िया काम कर ले रहे हैं, ठीक है। वहीं पर फिर तीसरा इनकी फैमिली का एक और मेंबर होता है जो इस दुकान में आगे बैठने लगता है, तो क्या कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा इनकी इनकम में? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे से ही चला ले रहे थे। अगर ये अच्छे से ना चलाते होते तो समझ में आता, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से चला पा रहे थे, लेकिन तीसरा भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो अब जो प्रॉफिट है वो तो डिवाइड होगा ही सही, और साथ में ये व्यक्ति इसको लगेगा कि ये काम तो कर रहा है लेकिन असल में ये काम नहीं कर रहा है ना। वहीं पर अगर ये जाके तीसरा व्यक्ति जो है जाके किसी दूसरी जगह पर कोई एक दूसरी दुकान डाल लेता, है ना, या एक फ्रेंचाइजी डाल लेता, तो ये इंक्रीज़ करता अपनी इनकम को, है ना, ये क्या कर पाता? डेवलप कर पाता। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होते, है ना। अर्बन एरियाज़ में किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज भी देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन है रूरल एरियाज़ में। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पर्याप्त एजुकेशन को गेन की है, हेल्दी भी हैं, लेकिन अब पढ़ने लिखने के बाद भी इनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि भाई व्यक्ति पढ़ लिख क्यों रहा है? इसलिए तो पढ़ लिख रहा है ना कि उसको जॉब मिले, काम कर पाए आगे जाके, बट उसके बाद भी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उतना जितना उस काम के लिए उसको पे किया जाना चाहिए उतना नहीं किया जा रहा है, तब वो कहलाएगा तब वो कहलाएगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। डेफिनेटली मैन पावर, हर व्यक्ति के अंदर एक कैपेबिलिटी है ना काम करने की, हमेशा से नहीं रहती, लेकिन धीरे धीरे करके उसको डेवलप किया जा सकता है। तो इस मैन पावर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको क्या किया जा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू वेस्ट किया जा रहा है। काम नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा।
इट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, डाइवर्जन ऑफ डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयड कैन बी डन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक सोल्यूशन है वो क्या है कि भैया यहाँ से लोगों को हटाओ और कहाँ लेकर जाओ, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में लेकर जाओ, जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट की जा सकती हैं एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, जहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और क्या तरीके हो सकते हैं भाई अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलने के? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपको अपनी स्किल्स को, कैपेबिलिटीज़ को इतना डेवलप करना पड़ेगा कि आप खुद अपने आप को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सको। कैसे? अगर आपके पास स्किल्स डेवलप हैं तो आप खुद के बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, आप खुद के इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, अपने अंदर आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रास्ता हमेशा से खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जन हो सकता है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो सकती है। बाकी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंस्टीट्यूशंस में और इन्वेस्ट करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जहाँ हमने देख लिया कि भाई ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स देखने के बाद हमने ये देख लिया कि ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, या तो एजुकेशन से होगा, या तो हेल्थ से होगा, वरना स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से होगा। तो ये तीनों चीज़ें अगर होती हैं किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के साथ, तो डेफिनेटली सारी पॉपुलेशन अगर हेल्दी, एजुकेटेड और बढ़िया से स्किलफुल है तो कंट्री की ग्रोथ होगी। जो आपकी नेशनल इनकम है, जिसको हम GNP GDP में नापते हैं, ये इंक्रीज होगी। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन के यहाँ वहाँ घुमाए, हम सीधे अपने चैप्टर पे फोकस करें और कम समय में ख़त्म किया जाए। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।